मुंबई में मंगलवार देर रात शुरू हुई बारिश आज दिन भर परेशानी बढ़ा सकती है। बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव हो चुका है। मुंबई के निचले इलाके सायन, माटुंगा, किंग सर्कल, दादर में जल भराव होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। तस्वीरें मुंबई के माटुंगा इलाके से हैं, जहां आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। भारी बारिश की वजह से मंगलवार को दफ्तर जाने वालों का हाल बेहाल रहा। जल जमाव की वजह से देर रात तक कई लोग यूं ही फंसे रहे। भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। देर रात तक यात्री टिन शेड के नीचे छिपे रहे। उधर पटरियों में पानी भरने की वजह से भी यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि बारिश के बाद डूब जाना मुंबई के लिए नई बात नहीं है। हर बार बारिश मुंबई वालों के लिए ऐसी ही परेशानी लेकर आती है। और अब आपको एक मिनट में बताते हैं कि एलएसी चीन के साथ भारत का तनाव अब भी जारी है, लेकिन मोल्डो में कमांडर स्तर की बातचीत के बाद जो इसके कम होने की उम्मीद थी वो बढ़ रही है। क्या है ये पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। भारत जानता है कि चीन की कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए एलएसी पर भारत अपनी तैयारियों को कमजोर नहीं होने देना चाहता। इसलिए मोल्डो में दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान भी भारत सतर्क रहा। मोल्डो में सैन्य अधिकारियों की छठे दौर की बातचीत दूसरे दिन भी हुई, जिसके बाद संयुक्त बयान में भारत चीन के बीच फ्रंट लाइन पर सैनिक न भेजने पर सहमति बनी। साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि जल्द ही दोनों देशों के सैन्य अधिकारी 7वें दौर की बातचीत करेंगे। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि पीछे हटने की शुरुआत चीन को करनी होगी। जाहिर है भारत का रुख स्पष्ट है और नए भारत के पराक्रम का असर संयुक्त राष्ट्र महासभा में शी जिनपिंग की बातों में भी दिखा। भारत का नाम लिए बिना शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अहम यह है कि इसे बातचीत से सुलझा लिया जाए। It is natural for countries to have differences. What's important is to address them through dialogue and consultation. Countries may engage in competition. तो दुनिया चीन का सच जानती है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन अपनी करतूतों के लिए एक बार फिर से दुनिया के सवालों का सामना करता दिखा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार बताया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए संयुक्त राष्ट्र चीन को जिम्मेदार ठहराए। ट्रंप ने कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पूरा नियंत्रण है, इसलिए WHO ने वायरस को लेकर गलत बयान दिए। We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना महामारी पर किसी भी तरह की राजनीति को खारिज करते हुए कोरोना वायरस को मिलकर पराजित करने की बात कही है। Facing the virus, we should enhance solidarity and get this through together. Any attempt of politicizing the issue or stigmatization must be rejected. और अब बात करेंगे बॉलीवुड के ड्रग्स जाल की, जिसमें अब दिया मिर्जा का नाम भी सामने आ रहा है। 60 सेकंड में खबर दी। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दिया मिर्जा का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिया मिर्जा को लेकर एनसीबी को अहम सुराग मिले हैं। ड्रग्स पैडलर्स अनुज केशवानी और अंकुश से पूछताछ में दिया मिर्जा के नाम का खुलासा हुआ है। 2019 में दिया मिर्जा ने अपने सेलिब्रिटी मैनेजर के जरिए ड्रग्स खरीदी थी। बताया जा रहा है कि दिया मिर्जा के मैनेजर ने ड्रग्स पैडलर से 1-2 बार मीटिंग भी की थी। हालांकि ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आने के बाद दिया ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने न कभी ड्रग्स लिया है न कभी खरीदा है। ड्रग्स लेने की खबर मेरा करियर बिगाड़ने की कोशिश है। मैंने अपना करियर वर्षों की मेहनत से बनाया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को ड्रग्स की खरीद के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद दिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में एनसीबी दिया मिर्जा और सेलिब्रिटी मैनेजर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं दीपिका पादुकोण भी बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट में फंसती जा रही हैं। कैसे दीपिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बस 60 सेकंड में जानिए।
बॉलीवुड में ड्रग्स की जो कहानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई थी, उसमें दीपिका पादुकोण अब तक का सबसे बड़ा नाम है। सूत्रों के अनुसार दीपिका पादुकोण को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी न्यूज ने आपको 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच की ड्रग चैट भी दिखाई थी। जी न्यूज पर जब हमने इसकी जांच की तो पाया कि इसी तारीख यानी 28 अक्टूबर 2017 की रात मुंबई के कोको बार में एक हैलोवीन पार्टी हुई थी। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण के साथ सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर भी शामिल हुए थे। खुद कोको पब ने इस पार्टी की तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर साझा की थी। इसी पार्टी में ड्रग्स का सेवन करने के लिए दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच बातचीत हुई थी। हमने इन सभी लोगों से उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को समन भेजा है। करिश्मा प्रकाश जया साहा की जूनियर है, वही जया साहा जो सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स जाल में कई फिल्मी सितारों के नाम सामने आ रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से और रिया मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स जाल में घिरी रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक ने जमानत की अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा श्रुति मोदी, जया साहा और ध्रुव से भी एनसीबी आज फिर पूछताछ करेगी। एनसीबी ने फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स मामले में जांच कर रही एनसीबी ने मंगलवार को जया साहा और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर से भी पूछताछ की। जया साहा और ध्रुव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने जब जया को उसकी चैट दिखाकर पूछताछ की तो जया साहा ने कबूल किया है कि उसने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। सीबीडी ऑयल जया ने श्रद्धा के लिए ऑनलाइन मंगवाई थी। नम्रता शिरोडकर की चैट के सवाल पर जया ने बताया कि चैट तो उसी की है, लेकिन उसे इस चैट के बारे में कुछ याद नहीं। इसके अलावा सुशांत के लिए, रिया के लिए, फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा और खुद के लिए भी जया ने सीबीडी ऑयल मंगवाया था। हालांकि अभी तक जया ने ड्रग्स पैडलर से संपर्क होने की बात नहीं मानी है। क्या सुशांत को अपनी जान जाने का डर पहले से ही सता रहा था? अगर ऐसा था तो क्यों? आइए बस 60 सेकंड्स में आपको बताते हैं। सुशांत सिंह ने 8 जून को अपनी बहन मीतू सिंह को मैसेज भेजा था। इस मैसेज में सुशांत ने कहा था, मुझे डर लग रहा है, मुझे मार देंगे, मुझे अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जी न्यूज से बातचीत में सुशांत के परिवार के सदस्य ने बताया कि 8 जून को अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बाद से ही सुशांत डरे हुए थे। सुशांत ने अपनी बहन मीतू सिंह से कहा था कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जब मीतू ने सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह पूछी तो सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। 8 जून को ही सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। जी न्यूज से बातचीत में सुशांत के परिवार के सदस्य ने एक और अहम खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 11 जून को यानी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले सुशांत ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की थी। इस दौरान भी सुशांत सिंह डरे हुए लग रहे थे। सुशांत ने कहा कि ये लोग मुझे फंसा देंगे, ये लोग बहुत पावरफुल हैं। वो लैपटॉप भी लेकर चली गई है। अब सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं जिनसे सुशांत डर रहे थे। जी न्यूज की पालघर के संतों के लिए इंसाफ की आवाज लगातार उठाता रहा है जी न्यूज और अब इसकी गूंज संसद में भी सुनी जा रही है। 60 सेकंड में दिखाते हैं आपको पूरी खबर। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पालघर के संतों की हत्या का मामला उठाया। बीजेपी सांसद ने 2 संतों और उनके ड्राइवर की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। भीड़ इकट्ठी होकर के एक जगह उनकी मार मार कर पीट पीट कर हत्या कर देती है। एक सामान्य सी घटना सुनने में लगी थी। चौकी में जाते हैं तो पुलिस वाले स्वयं वहां जाकर के उनको भीड़ को सौंप देते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। महोदय, ये ऐसे ही नहीं होता। पालघर में संतों की हत्या के करीब 160 दिन बाद भी इंसाफ अभी अधूरा है और इसीलिए जी न्यूज इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता रहा है और जी न्यूज की मुहिम को कई साधु संतों का भी समर्थन मिला है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को टालती आ रही है। लेकिन अब लोकसभा में भी संतों की हत्या के मामले की गूंज सुनी जा रही है। तो दुनिया भर में कोरोना संकट गहराया हुआ है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 74,903 नए केस आए।
1053 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,01,468 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 55,62,483 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 44,97,867 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 88,935 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 80.86% पहुंच गई है। लेकिन राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संकट गंभीर हो चुका है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। ये मीटिंग वर्चुअल होगी और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। वहीं संसद में किसान बिल को लेकर आज भी हंगामे के आसार क्यों हैं, बस 60 सेकंड्स में समझिए। दरअसल कृषि बिल और 8 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संसद सत्र का बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले समेत विपक्षी दल के सांसद शामिल हुए। इस दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे। स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। कृषि बिल को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी मोदी सरकार पर हमला किया है। निलंबित सांसदों के समर्थन में शरद पवार ने एक दिन का उपवास भी रखा। जाहिर है राजनीति गरमाई हुई है और ये हंगामा आज भी जारी रहने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के बहिष्कार के बीच आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा सकती है। दिल्ली दंगों पर स्पेशल सेल की चार्जशीट रोज नए और बड़े खुलासे कर रही है और अब ये सामने आया है कि दंगे मोदी सरकार को अस्थिर करने की बड़ी साजिश थी। 26 मई 2019 को बीजेपी की महाजीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी शपथ के 274 दिन बाद 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में दंगे भड़क गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट के मुताबिक दंगाइयों का मकसद मोदी सरकार को हिंसा के सहारे उखाड़ फेंकना था। चार्जशीट में हिंसा की साजिश के सभी आरोपियों और उनके प्लान का विस्तृत खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि सफूरा जरगर ने व्हाट्सएप चैट में लिखा था, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास चक्का जाम कर दिया गया है। 23 फरवरी को चांदबाग में चक्का जाम करना है। चक्का जाम होगा तभी दंगा होगा। जब तक दंगा नहीं होगा कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। शहजार खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था, जामिया ही इसे यानी दंगों को पूरे देश में फैला सकता है, लेकिन इसके लिए हर जगह जामिया का एक बंदा मौजूद होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक चांदबाग इलाके में हुई मीटिंग में तय हुआ था कि हिंदुओं को निशाना बनाया जाए, पुलिस पर हमले हों और पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जाए। वहीं मीडिया में आरोप लगाने के बाद अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। पायल घोष ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ धारा 376 के तहत शिकायत दर्ज की है। वर्सोवा पुलिस ने करीब 4-5 घंटे तक पायल घोष का बयान दर्ज किया और फिर देर रात शिकायत दर्ज कर ली। पायल ने अपनी शिकायत में अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। 376 रेप की धारा है और अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। बयान दर्ज किया गया है और अभी उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। अनुराग कश्यप के खिलाफ धारा 376 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और इसके बाद अभी पुलिस आगे तफ्तीश करेगी। इससे पहले पायल घोष मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी न होने की वजह से केस दर्ज नहीं हो सका था। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वर्सोवा पुलिस जल्द ही इस मामले में अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद पायल घोष और उनके वकील ने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है। चीन के साथ भारत के तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया किस तरह से भारत के साथ आया है, 1 मिनट में जानिए। हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना युद्धाभ्यास के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी का साझा युद्धाभ्यास आज से शुरू होगा, जो 2 दिनों तक चलेगा। 2 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेगी। जून से अब तक ये भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है। ये नौसैनिक अभ्यास
सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के बीच आयोजित हो रहा है। भारत की ओर से INS सह्याद्री और INS कारमुक इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे, जबकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की ओर से HMAS होबार्ट इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा। और अब 60 सेकंड्स में आपको दिखाते हैं यूपी में नई फिल्म सिटी को लेकर हलचल कैसे है। यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी निर्माण पर बैठक की। बैठक में सिनेमा जगत के कई कलाकारों से सीएम योगी ने बातचीत कर फिल्म सिटी के निर्माण पर उनकी राय ली। गौतम बुद्ध नगर, जहां फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया है, उसका प्रस्ताव भी यमुना विकास प्राधिकरण ने शासन को भेज दिया है। फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में करीब 1000 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। ये ग्रेटर नोएडा शहर के नजदीक है, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पर है। और फॉर्मूला 1 के लिए बनाए गए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के पास है और यहां से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी भी सिर्फ 15 किलोमीटर है। और अब 60 सेकंड्स में देखिए, बंदर के हाथ में आइसक्रीम हो तो क्या होगा वो। अब आपको लंदन की एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, जहां जू में बंदर आइसक्रीम का स्वाद चख रहे हैं। क्या इंसान, क्या जानवर, गर्मी का एहसास तो सभी को होता है। ऐसे में अगर आइसक्रीम मिल जाए तो क्या कहने। दिन का वक्त है और गर्मी का असर भी। ऐसे में बंदरों की टोली आइसक्रीम देखते ही उस पर टूट पड़ी है। ये बंदर आइसक्रीम को हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से लंदन का ये चिड़ियाघर करीब 3 महीने तक बंद रहा। लॉकडाउन का असर चिड़ियाघर पर भी हुआ। 15 जून को चिड़ियाघर भले ही खुल गया हो, लेकिन ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों के जरिए चिड़ियाघर को होने वाली आमदनी पर भी असर पड़ा है। वहीं ये चिड़ियाघर अब लोगों से मदद की अपील भी कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.